जीवन माधुरी विला। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, हाँ रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना भैया, कौआ मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना भैया, कौआ मोती खाएगा। जुगाड़ू के मुंह से ये उद्गार चाय की अपनी छोटी सी दुकान साफ करते हुए प्रतिदिन सुनाई देते थे। इसी रोजमर्रा के काम में शामिल था साफ सफाई के बाद 2 बेंच और 3 कुर्सियां दुकान के बाहर निकालकर रखना। जुगाड़ू ने रोजाना की तरह ही अपनी दिनचर्या को उस दिन भी शुरू किया, लेकिन उस दिन उसके साथ वो सब नहीं हुआ जो रोजाना होता था। मंगलवार के दिन जुगाड़ू अपनी दुकान में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धूप बत्ती कर ही रहा था कि तभी सफेद कुर्ता पायजामा, पैरों में चप्पल पहने और बड़ा सा चश्मा लगाए दाढ़ी मूछ वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति जीवन राम सड़क पर चलते चलते अचानक उसकी दुकान के आगे रुक गया। जुगाड़ू ने पहले तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, फिर उसे एक झलक देखा और फिर देख कर भी अनदेखा कर दिया। काफी देर तक भी जब जीवन राम जस का तस खड़ा रहा तो उसे कुछ शंका सी होने लगी। जीवन राम एक टक दुकान के अंदर ही देख रहा था। जुगाड़ू ने जब गौर से उसकी आंखों को देखा तो उसमें एक अलग सी चमक दिखाई दी। उसे आज तक ऐसी चमक किसी और की आंखों में दिखाई नहीं दी थी। वो अपनी दुकान को उस बुजुर्ग की नजरों से देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अपनी दुकान में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं लगा जैसा जीवन राम को लग रहा था। काफी देर तक यही सब चलने के बाद जुगाड़ू बुजुर्ग के पास गया और अंततः उसने नेक नियत से पूछ ही लिया, क्या चाहिए बाबा? बुजुर्ग की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर जुगाड़ू ने एक बार फिर कोशिश करते हुए पूछा, अरे क्या हुआ बाबा? कई बार पूछने पर भी जुगाड़ू को उत्तर की बजाय निराशा ही हाथ लगी। उसकी क्रिया की उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जुगाड़ू को इस बात का अच्छी तरह भान था कि क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, और वो भी बराबर नहीं बल्कि कई गुना बढ़कर। न्यूटन को पढ़ने से पहले ही उसने इस बात को जान लिया था, क्योंकि जब भी वो किसी को गाली देता था तो उसे बदले में 4 गालियां सुनने को मिलती। अगर किसी को वो 1 थप्पड़ मारता तो बदले में उसे 4 थप्पड़ खाने पड़ते। किसी प्रतिक्रिया की जिज्ञासावश उसने बुजुर्ग को फिर झकझोरते हुए पूछा, बाबा सब ठीक तो है ना? कुछ तो बोलो, क्या चाहिए? अब बुजुर्ग की तंद्रा सी टूटी तो जवाब मिला, कुछ नहीं बेटा। तो फिर आगे चलो ना बाबा। हाँ, नहीं तो जुगाड़ू की दुकान कोई नुमाइश का अड्डा है कि खड़े रहो और देखते रहो जैसे अभी जुगाड़ू आएगा जोकर बनकर, या फिर आएगा तेल लेकर मालिश करने। इतना सुनते ही जीवन राम पीछे मुड़कर जाने लगा, लेकिन जुगाड़ू ने बोलना लगातार जारी रखा, लेना एक न देना 2, और काम नहीं कोई तो घर में जाकर सो। आ गए खड़े होने। तभी जुगाड़ू जीवन राम को ना पाकर खुश होने लगा कि चलो आखिरकार बुढ़ा चला ही गया। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नजारा चौंकाने वाला था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट परेशानी में बदल गई। जीवन राम ठीक उसके पीछे खड़ा था। वो जुगाड़ू को समझाने लगा, बेटा समय बहुत अमूल्य है। अपने समय में मैंने भी बहुत काम किया था, तब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। अब एक उम्र ऐसी आती है जिसमें काम नहीं हो पाता। इतना सुनते ही जुगाड़ू का पारा थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर भी वो बड़े प्यार से बोला, बाबा क्यों पका रहे हो? जल्दी बोलो, क्या चाहिए? जीवन के चेहरे के भावों को देखकर जुगाड़ू ने कहना जारी रखा कि अगर कुछ नहीं चाहिए तो दुकान में क्या ताक रहे हो? जीवन राम की तरफ से कोई उत्तर ना पाकर जुगाड़ू पक ही रहा था
कि तभी सामने से गुजरते हुए नत्थू चाचा को देखकर उसकी सांस में सांस आई। उसने खुद को धैर्य बंधाया और इस परेशानी को दूर करने के लिए नत्थू चाचा से मदद लेने की ठानी। जुगाड़ू ने जब चाचा को पुकारा तो चाचा ने भी उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ जुगाड़ू, आज तो तू खुद बुला रहा है, वैसे तो हमें देखकर ही छिप जाता है। जुगाड़ू ने गंभीर मुद्रा बनाई और अपनी आप बीती सुनाते हुए कहने लगा, चाचा लगता है ये बाबा आज जुगाड़ू की दुकान पर कोई जुगाड़ नहीं होने देगा। अरे क्या बताएं चाचा, पिछले 20 मिनट से दुकान को घूर रहा है। मैं तो पूछ पूछ कर थक गया हूं, क्या चाहिए कुछ बताता ही नहीं है। नत्थू ने भी अपने काबिले अंदाज में कहा, तेरे बाप की उम्र का है, खड़े रहने दे। जुगाड़ू को नत्थू से इस उत्तर की उम्मीद कतई नहीं थी। वो भी कहां चुप रहने वाला था। उसने भी पलट कर जवाब दिया, मां कसम तुम तो चाचा अभी जवान हो, लेकिन उम्र तो तुम्हारी भी इस बाबा जितनी ही होगी। इतना सुनते ही नत्थू चाचा थोड़ा सा बिदकते हुए अंदाज में बोला, क्या मजाक कर रहा है। जुगाड़ू ने भी पलटवार किया, क्यों चाचा, शुरू किसने किया था? मैंने तुम्हें यहां समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया, तुम और बढ़ा रहे हो। फिर उदास होते हुए बोला, अगर सहायता नहीं कर सकते तो यहां से चले ही जाओ और फिर कभी ना आना जुगाड़ू के अड्डे पर। जुगाड़ू की आंख से आंसू निकलने ही वाले थे कि नत्थू मामले की गंभीरता को समझते हुए बोला, चल मैं पूछता हूं। जुगाड़ू तो चाहता ही यही था। उसने भी कहा, नेकी और पूछ पूछ। वैसे ये तुमसे ही मानेगा चाचा, तुम्हारी उम्र का है ना। नत्थू ने जुगाड़ू को तरेरते हुए आंख दिखाई और बुजुर्ग के पास जाकर बोला, चाचा राम राम। कई बार राम राम का भी कोई जवाब ना पाकर नत्थू जुगाड़ू के पास जाकर बोला, अरे जुगाड़ू, मामला तो सीरियस है। हम शहर में किसी से राम राम करें और कोई हमें जवाब ना दे तो मां कसम हम उससे ताउम्र ना बोले। यहां तुम्हारा लिहाज करते हुए दोबारा पूछते हैं। आखिरी कोशिश के रूप में नत्थू ने बुजुर्ग को हिलाते हुए एक बार फिर कहा, चचा राम राम। अब बुजुर्ग की तरफ से उत्तर स्वरूप राम नाम के शब्द नत्थू को भी सुनाई दिए और जुगाड़ू को भी। नत्थू ने मौके की नजाकत को भांपा और बुजुर्ग के मुंह से शब्द सुनते ही सवाल दागा, तबीयत खराब है क्या? इतना सुनते ही ना जाने कहां से बुजुर्ग में अभूतपूर्व शक्ति का संचार हुआ और उसने नत्थू को चुनौती देने वाले अंदाज में कहा, रेस लगाओगे? नत्थू चुनौती को अपने सामने पाकर सकपका गया और बात को संभालते हुए कहने लगा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, हार जाएंगे आप। अब बुजुर्ग ने अपने सारे पासे फेंकते हुए कहा, नहीं, लगा लेते हैं रेस, पता चल जाएगा तबीयत किसकी खराब है और हारता कौन है। नत्थू अपनी पूरी जिंदगी में चुनौतियों से भागता ही रहा था, लेकिन इस बार शायद वो सामना करने को तैयार था। इसी उधेड़बुन में उसने निश्चय किया कि हां कह देता हूं, बुढ़े से जीत ही जाऊंगा, फिर अपनी धाक जम जाएगी मोहल्ले में। वो हां कहने ही वाला था कि एक पल को रुका और सोच विचार करने लगा, नहीं नहीं, कहीं हार गया तो बेइज्जती भी तो हो जाएगी। जिनके बीच में थोड़ी बहुत धाक है वो भी नत्थू को चूसिया लाल कहेंगे। नत्थू एक कोने में जाकर ये सब सोच ही रहा था कि जुगाड़ू ने पूछा, बुढ़े ने कुछ बताया? नत्थू परेशान होते हुए बोला, भाई जुगाड़ू तू ही समझा, मैं तो जा रहा हूं। तभी जुगाड़ू ने पीछे से नत्थू को रोका, अरे चचा, अरे चाचा, तुम कहां जा रहे हो? मैं अकेला नहीं संभाल सकता इसे। इतना सुनते ही नत्थू के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसके परेशान चेहरे पर खुशी की एक लहर सी उठने लगी। दरअसल ये खुशी
जुगाड़ू की बात सुनकर नहीं बल्कि सामने जाते हुए एक चेहरे को देखकर उठी थी। नत्थू जुगाड़ू को समझाते हुए कहने लगा, देख बलवा जा रहा है, ये तेरी मुश्किल जरूर दूर कर देगा। अब तक मरता क्या ना करता की हालत में पहुंच चुका जुगाड़ू दौड़कर बलवा के पास गया और उसके पैर दबाते हुए कहने लगा, बलवा भाई, बलवा भाई। बलवा ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन किसी के मुंह से अपने लिए भाई शब्द सुनकर उसके कान खड़े हो गए और वो जुगाड़ू के अंदाज में ही बोला, भाई। जुगाड़ू ने भी दोबारा कहा, हाँ बलवा भाई। तो बलवा ने भी पूछा, परेशानी बता। जुगाड़ू उससे काम लेने वाले अंदाज में बोला, परेशानी परेशानी तो कोई भी नहीं है। इतना सुनते ही बलवा पूरे विश्वास के साथ बोला, हो ही नहीं सकता। बलवा को भाई तो लोग तभी कहते हैं जब परेशानी में होते हैं, वरना बलवा को भाई नहीं कसाई कहते हैं। बलवा को देखते ही दुकान के अंदर छुप जाते हैं। जुगाड़ू ने इस मौके को सही पाते ही अपनी समस्या को परत दर परत बलवा के सामने खोलकर रख दिया। वो एक परेशानी तो है, लेकिन आप दूर तो कर दोगे ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस समस्या का कोई हल होगा, लेकिन चलो रहने दो। बलवा को हवा में चढ़ाने के लिए उसकी काबिलियत पर शक करना जरूरी था। बलवा अपने पास किसी परेशानी का हल ना मिलने की सूचना पाते ही गुस्साए अंदाज में बोला, बलवा के पास हर समस्या का हल है। अरे बलवा नाम ऐसे ही थोड़ी रखा है मेरे मां बाप ने। अब जो बलवा बताने जा रहा था वो आज तक कितनी बार बता चुका है, उसका खाता शायद भगवान के पास भी नहीं था। बलवा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सुन, जब मैं पैदा हुआ था ना तो साला डॉक्टर जास्ती पैसे मांगने लगा। बाप गरीब था, दे नहीं सकता था बेचारा। पैसे जुगाड़ने की कोशिश की तो बंदोबस्त हो नहीं पाया। बाप खाली हाथ लौटा तो डॉक्टर ने बाप को मुझे छूने से मना कर दिया। बाप के फेवर में 2-4 लोग आ गए। डॉक्टर ने भी फोन करके 2-4 लोगों को बुला लिया। बाप के फेवर के 2-4 लोग अपने अपने फेवर के 2-4 और लोगों को बुला लाए। इस तरह भीड़ बढ़ने लगी। मेरे बाप ने अपने जीवन में और तो कुछ कमाया ना था, बस लोग ही कमाए थे। 2-4 करते हुए वहां 50-60 लोग हो गए। पहले तो कहा सुनी हुई और फिर हाथापाई। उसके बाद लड़ाई होने लगी और लड़ाई धीरे धीरे बलवे का रूप लेने लगी। इतना कहने के बाद बलवा कुछ सोचने लगा कि तभी जुगाड़ू ने उसकी सोच के बीच में अड़ंगी लगाते हुए कहा, फिर आपने क्या किया? बलवा अपने गुस्से पर काबू करने के साथ ही कान खुजाते हुए बोला, यार मैंने क्या करना था? मैं तो उस समय पैदा ही हुआ था, कुछ कर ही नहीं सकता था। बस वहां बलवा होने ही वाला था कि डॉक्टर ने मारे डर के हाथ जोड़ते हुए मेरे बाप से कहा कि मुझे ले जाए, और वो भी मुफ्त में। मेरा बाप डॉक्टर को एक फूटी कौड़ी दिए बिना मुझे उठाकर घर ले आया। जब नाम रखने की बारी आई तो पहले उसने मेरा नाम रखा मुफ्ती, लेकिन मेरी मां ने मना कर दिया। बोली, नहीं नहीं, मुफ्ती नहीं रखेंगे, वो मुस्लिम नाम जैसा लगता है ना, मुफ्ती जैसे महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। मेरे बाप ने थोड़ा सोच विचार किया और फिर मेरा नाम रख दिया बलवा। अब देख, बलवा तो कोई भी कर सकता है, इससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या मजहब का पता तो चलता ही नहीं। जुगाड़ू अपने आप को ढांढस बंधाते हुए कहने लगा, हाँ भाई, आप कह तो ठीक रहे हैं, पर मेरी परेशानी तो दूर कर देंगे। जुगाड़ू का रुआंसा चेहरा देखकर बलवा एकाएक क्रोध में आते हुए चिल्लाया, कौन माई का लाल है जिसने जुगाड़ू के जुगाड़ में गुल्ली ठोकी?
तू परेशानी बता जुगाड़ू, मैं तो किसी भी परेशानी को पल भर में हल कर सकता हूं। जुगाड़ू बलवा को मामला बताने लगा। वहीं दूसरी तरफ नत्थू जुगाड़ू की दुकान के बाहर खड़े जीवन राम को अपलक देखता रहा और जीवन राम लगातार दुकान के अंदर टंगे एक पोस्टर को एकटक निहारता रहा। जुगाड़ू की परेशानी सुनते ही बलवा बुजुर्ग के पास जाकर धकियाते से अंदाज में कहने लगा, चाचा क्या हालचाल है? चाचा इतनी देर से खड़े खड़े थक गया होगा। बलवा ने चाचा को जबरन मेज पर बैठाते हुए जुगाड़ू से कहा, अबे जुगाड़ू जा, चाचा के लिए एक चाय बना ला। इतना सुनते ही नत्थू बोला, अरे जुगाड़ू एक क्यों, 4 बना ले, सब पिएंगे चाचा के साथ। एक नहीं 4 सुनते ही जुगाड़ू की स्थिति न उगला जाए न निगला जाए की बन गई और वो परेशान होते हुए कहने लगा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जिसे देखो वही जुगाड़ू के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। काम धंधा हुआ नहीं सुबह से, अब मुफ्ती की चाय पिलाओ। मुफ्ती सुनते ही बलवा का पारा हाई हुआ और वो चिल्लाया, अबे मुफ्ती की मत पिलाना। जुगाड़ू ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा, गलती हो गई बलवा भाई, मेरा मतलब मुफ्ती की नहीं बल्कि मुफ्त की चाय पिलाने से था। जुगाड़ू चाय बनाने दुकान के अंदर गया तो बलवा ने बुजुर्ग से पूछा, चाचा रहते कहां हो? बुजुर्ग जीवन राम ने कुछ सोचते से अंदाज में बुदबुदाते हुए दुकान के अंदर टंगे पोस्टर को देखते हुए कहा, दिल में। बुजुर्ग के मुंह से दिल शब्द सुनते ही बलवा बोला, चाचा तो रोमांटिक हो रहा है, दिल की बातें कर रहा है। नत्थू ने भी नहले पर दहला मारते हुए कहा, अय हाय, मुझे भी अपनी जवानी के दिन याद आ गए। क्या दिन थे वो भी बलवा, जब तेरी भाभी रम्मी। बलवा ने भी तुरूप का इक्का फेंकते हुए कहा, हमारे तो दिन चल ही रहे हैं चचा जवानी के। चचा की जुबान से दिल सुनकर एक शेर याद आ गया, वो आते हैं हमारी कब्र पर अपने हम सफर के साथ, कौन कहता है दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता। इतने में जुगाड़ू चाय लेकर आते हुए बोला, वाह बलवा भाई वाह, क्या शेर मारा है। कुछ हुआ बुढ़े का? यह सुनते ही बलवा बिफर पड़ा, बुढ़ा? अरे बुढ़े तो हम और तुम हैं, चाचा ने तो हमें ही रोमांटिक कर दिया, बिजलियां गिरा दी हमारे दिलों पर, छुरियां चल गई छुरियां। मुझे तो छम्मो याद आ गई। बलवा तो शायद इतना रोमांटिक हो चुका था कि उसने जुगाड़ू की दुकान से सीधा छम्मो के घर जाने की ही ठान ली। उसने जुगाड़ू को समझाते हुए कहा कि चाचा से बाद में निपटेंगे, पहले छम्मो से तो निपट आए। उसने 2 कदम आगे ही रखे थे कि तभी जुगाड़ू की दुकान की तरफ उड़ते से आते हुए कुछ और शब्द सुनाई दिए, तलाश करोगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन हमारी तरह प्यार कौन निभाएगा। माना कमी नहीं है आपकी जिंदगी में लोगों की, लेकिन क्या कोई हमारी जगह ले पाएगा। जुगाड़ू अब परेशानी की चरम सीमा तक पहुंचते हुए बोला, अब इसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, इसे भी अब ही आना था, इसे और चाय पिलाओ। नत्थू आते हुए शब्दों को सुनकर चेहरे पर झूठी सी मुस्कान चस्पा करते हुए बोला, आने दे जुगाड़ू, ये दिलरुबा है दिलरुबा, ये तेरी मुश्किल जरूर दूर कर देगा। इतने में दिलरुबा जुगाड़ू के अड्डे पर पहुंचा तो उसे देखते ही नत्थू ने भरत मिलाप का दृश्य दोहराया और बोला, आओ भाई आओ दिलरुबा, बहुत दिनों से गायब थे, कहां थे इतने दिनों तक। दिलरुबा ने भी अपनी अनुपस्थिति का जवाब देते हुए कहा, रोटी ना मिली तो समोसे खा जाओगे, खंगालों दिलों को यारो हमें पा जाओगे। दिलरुबा की नजर जीवन राम पर पड़ी तो वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोला, क्या बात है, जुगाड़ू के अड्डे पर नया चेहरा। अच्छा हुआ जुगाड़ू, जो बरसों बाद ही सही तेरे अड्डे पर एक
नई सूरत तो दिखाई दी, वही पुराने घिसे पिटे चेहरे देखकर तो मैं बोर ही हो गया था। शायद इसलिए ही यहाँ आने की इच्छा नहीं होती थी। फिर बात संभालते हुए से अंदाज में कहने लगा, आज कौन देगा जुगाड़ू को हमारी चाय का बिल? बताओ कैसे लगाई है आज सुबह से ही ये महफिल? जुगाड़ू परेशान होकर एक बार फिर बोला, बस क्या बताएं, रहने ही दो तो अच्छा है। नत्थू और बलवा ने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। वहीं दिलरुबा ने भी अपनी हेकड़ी जमाते से अंदाज में कहा, बता दो, अरे नहीं बता दो, अरे बता भी दो, अरे नहीं नहीं अब तो बता ही दो। दिलरुबा हर मुश्किल को शायराना अंदाज में खत्म कर देता है। जुगाड़ू की परेशानी सुनते ही दिलरुबा ने हंसी का एक फवारा छोड़ा और फिर बोला, लो इतनी सी बात। फिर बहुत सोचते हुए से अंदाज में जीवन राम के पास जाकर बोला, चॉकलेट को इस तरह मैंने चाटा, बताओ ना कुछ क्या हुआ चाचा? कोई जवाब ना पाकर दिलरुबा ने एक और शायरी बम जीवन राम की तरफ उछाला। गरम गरम तेल में मैंने पापड़ तले, गरम गरम तेल में मैंने पापड़ तले, चाचा बहुत हुआ, चलो घर चले। अपने कई ऊट पटांग जुमलों से जुमले भिड़ाने पर भी कोई जवाब ना पाकर दिलरुबा परेशान हो गया। उसके साथ जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जब उसकी फालतू की शेरो शायरी पर भी किसी ने कोई भाव जाहिर नहीं किए थे। अड्डे पर बैठे नत्थू और बलवा ने दिलरुबा की परेशानी को भी अपना ही मानते हुए उसे सांत्वना दी। हमने सारी कोशिशें कर ली दिलरुबा, ये कुछ नहीं बोलते, बस लगातार दुकान के अंदर ही देख रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे। हमें तो जुगाड़ू की दुकान रोजाना जैसी ही दिख रही है। दिलरुबा ने भी अपने हथियार ना डालते हुए अपनी तरकश से एक और शायराना बम निकाला और जीवन राम की तरफ उछाल दिया। जुल्म किसी पर भी हो मत सहो, हुआ क्या है चाचा, कुछ तो कहो। इस बम की भी कोई प्रतिक्रिया ना पाकर दिलरुबा हारते हुए से अंदाज में जीवन राम के सामने सरेंडर हो गया। तुरंत उनके पैरों में गिरते हुए कहने लगा, चाचा और ना बन पा रहे हैं शेरो शायरी, जोड़ नहीं पा रहे हैं कोई तुक से तुक। अब हथियार डालने की अगली बारी बलवा की थी। वो भी जीवन के पैरों में गिरकर बोला, चाचा रोमांटिक कर दिया, अब तुम घर जाओ तो हम भी छम्मो के पास जाएं। इसके तुरंत बाद नत्थू भी चाचा के पैरों में गिरते हुए कहने लगा, चाचा तुम जीत गए रेस में, मैं हार गया, अब तो चले जाओ यहां से। अपने सामने सभी धुरंधरों को एक बुजुर्ग के पैरों में गिरा देखकर जुगाड़ू के पास कोई चारा ही नहीं था। वो भी जीवन राम के पैरों में लमलेट होते हुए कहने लगा, चाचा चाचा काम धंधे का टाइम है, कुछ तो बोल लो, या कहो तो हम दुकान ही बढ़ा दें। अब हालात ऐसे थे कि जीवन राम बेंच पर बैठे जुगाड़ू की दुकान के अंदर टंगे एक पोस्टर को एकटक देखे जा रहे थे और चारों धुरंधर चाचा के कदमों में धूल फांक रहे थे। जीवन राम उन चारों को नजरअंदाज करते से अंदाज में उठते हुए कहने लगे, किसी की यादों ने मुझे हर पल पागल बनाया है, कहीं मर ना जाऊं, साथ में मैंने कफन सिलाया है, जलाने से पहले मेरे दिल को निकाल लेना, कहीं वो भी ना जल जाए जिसे दिल में बसाया है। इतना कहते ही वो जुगाड़ू की दुकान के अंदर गए और वहां टंगे माधुरी दीक्षित के पोस्टर के पास जाकर उसे हाथ लगाने लगे। चारों ने धीरे धीरे जंग जीतने के अंदाज में अपनी गर्दन ऊपर उठाई कि तभी दुकान के अंदर का नजारा देखकर चारों एक साथ चिल्लाए, माधुरी दीक्षित! जुगाड़ू
तुरंत भागकर दुकान में गया और पोस्टर उतारकर उसने जीवन राम को दे दिया। जीवन राम भी पोस्टर लेकर बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर सभी की सांस में सांस आई। जुगाड़ू चुटीले अंदाज में बोला, कोई थैंक यू भी नहीं, लगाई सुबह से दुकान, ना मिला कोई दाम, भैया समझो आज का काम माधुरी के नाम। तभी नत्थू, बलवा और दिलरुबा ने कहा, ओए तू भी शायराना हो गया। जुगाड़ू खुश होते हुए कहने लगा, और नहीं तो क्या, वहां 55 में भी है बचपन और यहां जवानी में भी ठनठन। वहीं जीवन राम पोस्टर को दिल से लगा हाथ में लाल रंग के पेंट का डिब्बा लेकर घर पहुंचा। घर के बाहर की दीवार पर जीवन विला लिखा है। उसने जीवन के आगे उसी लाल रंग के पेंट से माधुरी लिख दिया और कहने लगा कि आज से जीवन विला पूरा हुआ। जीवन माधुरी विला।